दिन का नहीं होता ऐसा कुछ। देखिएगा, हमें क्या पढ़ना हम क्या पढ़ रहे थे, हमें ये पढ़ना है जी, अगला जो टॉपिक हमारा है, ध्यान से समझना जरा वो टॉपिक क्या है। मैं सिंपल सी वाली बात बताना चाहता हूँ। एक मैंने अभी हाल ही में आपको एलएसबी पढ़ाया और एक हमने पढ़ाया एमएसबी पढ़ा। एलएसबी का सिंपल सा मतलब क्या था, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एमएसबी का सिंपल सा मतलब क्या था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी तक मैंने आपको इतना सिंपल सी बात बताई है कि मेरे भाई, अगर आपको नॉर्मल नंबर दे दिया जाए ऑक्टल 7 ये नंबर है, तो इसका एमएसबी 7 है और इसका एलएसबी कौन है, 7 है। ठीक, अगर फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो प्रश्न मैं सिंपल सा यहाँ बोलता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और जो सीपीसीटी के अंदर वहां से क्वेश्चन आया भी है और कई बार रिपीट हुआ है और अगली बार भी रिपीट हो जाए कोई पता नहीं। ठीक, ये कई बार रिपीट हुआ है, बस अभी जस्ट नाउ जो पेपर हुआ था ना मई वाला, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, नहीं उससे पहले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे रिपीट हो जाए तो कोई पता नहीं है। तो देखो भाई, समझना ध्यान से बात को। ये क्वेश्चन लिखा है, आपसे एक पूछा जा सकता है, या तो ये नॉर्मली पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इस क्वेश्चन के अंदर एमएसबी क्या है, तो बता सकते हो 1, यानी किसी नंबर का पहला वाला जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमएसबी। और अगर इसमें आपको एलएसबी पूछा जाए तो बता दोगे क्या होगा, 0, क्योंकि किसी भी गिवन नंबर का लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, एलएसबी कहते हैं, जिसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। आ जाएगा, बढ़ते हम आगे और अगली वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ना देकर, तो वो आपको एक क्वेश्चन और देंगे। क्या क्वेश्चन देंगे कि जो गिवन नंबर है इसके वंश कॉम्प्लीमेंट का एमएसबी, या फिर इसके वंश कॉम्प्लीमेंट का क्या, एलएसबी। या फिर आपको वो ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इस नंबर के ट्विस कॉम्प्लीमेंट का एमएसबी या फिर ट्विस कॉम्प्लीमेंट का एलएसबी। ये निकालने से पहले सर आपको पता होना चाहिए कि वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ट्विस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और एमएसबी एलएसबी ना पूछे तो अभी नॉर्मल जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल प्रश्न ये था कि आपको ये नंबर दिया हुआ था और आपसे पूछा था बताओ भैया इस नंबर का ट्विस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉर्मल। ना ही उन्होंने एमएसबी पूछा था, ना ही उन्होंने एलएसबी पूछा है। इससे और पहले एग्जाम हुआ था उसमें एलएसबी पूछा था, उससे और पहले एग्जाम हुआ था उसमें एमएसबी पूछा था, उससे और पहले एग्जाम हुआ था उसमें ओनली ट्विस कॉम्प्लीमेंट पूछा था। मतलब था ये क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं थे। तो आ जाओ जी, पढ़ते हैं हम। अच्छा, कोई भी नंबर हमारा गिवन है, हम दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक ये नंबर गिवन है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक पढ़ने जा रहे हैं हमारा वंश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, और एक हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है, ट्विस कॉम्प्लीमेंट। और जरा समझना ध्यान से, और चाहे कोई सा भी नंबर गिवन हो आप उसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, और चाहे कोई सा भी नंबर हो आप उसका ट्विस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दोगे। अरे वंश कॉम्प्लीमेंट और ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको एक बात जरूर याद रखनी है, वो बात ये है कि जी वंश कॉम्प्लीमेंट और ट्विस कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाइनरी नंबर का ही निकाला जाएगा। ना ही आप किसी ऑक्टल नंबर का निकाल सकते, ना ही आप किसी डेसिमल नंबर का निकाल सकते, और ना ही आप किसी हेक्साडेसिमल नंबर का निकाल सकते। ओनली ऑन वंश कॉम्प्लीमेंट और ट्विस कॉम्प्लीमेंट आप बाइनरी नंबर का ही निकालोगे। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया इस नंबर का वंश कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइएगा, तो क्या वहां ऑप्शन ऐसे आया है कि भैया कैन नॉट डिटर्मिनेट, तो क्या आंसर वही टिक करोगे, जरा बताइएगा। अभी मैं ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा वंश कॉम्प्लीमेंट है और जो हमारा ट्विस कॉम्प्लीमेंट है वो ओनली आप बाइनरी नंबर का ही निकाल पाओगे, और किसी दूसरे नंबर का ना ही आप वंश कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे ना ही ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे। जी निकाल तो सकते हो, लेकिन आपको उस नंबर को वापस बाइनरी नंबर में ही ले जाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका वंश कॉम्प्लीमेंट या फिर ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे। मतलब निकलेगा बाइनरी का ही, बस अंतर इतना है कि इसे आपको कन्वर्ट, जैसे ऑक्टल दिया तो क्या बाइनरी बना सकते हो, बता दिया था पढ़ा के क्या, कि आप 3 पेयर लिखिएगा, 4 to 1 लिखिएगा, जिसने बनाया है 1 दीजिएगा, जिसने नहीं बनाया है 0 दीजिएगा। और अगर यही नंबर भैया ये होता, भाई सपोज कि यही नंबर ये होता और इसके बेस डेसिमल होता, तो क्या आप इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कन्वर्ट करते थे पता है जी, एक टेबल लिखिएगा, टेबल में छोटा या इससे इक्वल वो वाला पार्ट था, ठीक है जी। आ जाओ, अगर नहीं आपने नहीं है, वैसे मैं कल पढ़ा दिया था ये सेक्शन को, ठीक है जी। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। और अगर यहाँ पर ए नंबर दिया होता तो क्या इस नंबर का भी आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे?
अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे तो आप डेफिनेटली वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो और आप डेफिनेटली ट्विस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो। तो समझ गए, मतलब निकालने को तो हम किसी का भी वंस निकाल सकते हैं, किसी का भी ट्विस निकाल सकते हैं, बस डिफरेंस या फिर यहाँ कंडीशन ये है कि आपको उस गिवन नंबर को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमारा एक बाइनरी नंबर है जी ये, और इसका मैं बता देता हूँ आपको वंस और ट्विस, जरा समझना, और एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको ऑक्टल का। ठीक, आ जाओ। हमने यहाँ लिया है कि वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल सा होता आपके गिवन नंबर का। ध्यान, सिंपल है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि जो गिवन नंबर है ना इसे आप रिवर्स कर दीजिएगा, जो गिवन नंबर है इसे आप रिवर्स कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल आएगा, वंस निकल आएगा और ट्विस, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप जीरो को आगे कर दो वन को पीछे कर दो, जी नहीं। रिवर्स का मतलब ये है कि जहां वन दिया है वहां जीरो बना दीजिएगा, जहां जीरो दिया है वहां वन बना दीजिएगा। मतलब जहां जीरो लिखा है वन लिखा है वहां क्या बनाना है, जीरो, और जहां जीरो लिखा है वहां क्या क्या बनाना है, वन। मतलब ये क्या है हमारा वन, ये क्या बनेगा वन, ये क्या बनेगा वन, और वन है तो क्या बनेगा जीरो। ये है इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कोई समस्या है जी, कोई समस्या नहीं है। क्या कोई सा भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर का आप रिवर्स कर दीजिएगा। रिवर्स बोले तो क्या है कि आपका जो जीरो है उसे वंस में, सॉरी वन बना दीजिएगा, जो वन है उसे आप जीरो बना दीजिएगा, जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाने वाला है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप आ जाएगा। अगर आपसे कभी ट्विस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है कि बताओ जी इसका ट्विस कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो मेरे भैया किसी भी नंबर का ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ध्यान से समझना मेरे दोस्त, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। वैसे तरीका एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मेथड वो दोनों एक ही मेथड है। अगर आप सोच सको तो देखो, आ जाओ समझना। अब मेरे को निकालना है इसका ट्विस कॉम्प्लीमेंट, समझना मेरे दोस्त। किसी भी बाइनरी नंबर का ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। वो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे वो मैं अभी हाल ही में आपको बता दूंगा। एक मेथड क्या है कि जो भी गिवन नंबर है उसका आपको ट्विस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा जी। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जानते हो, जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, और वन का क्या बनेगा यहाँ जीरो। अब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसमें आप वन ऐड कर दीजिएगा, आपको क्या निकल आ जाएगा, ट्विस कॉम्प्लीमेंट। कैसे, एक और एक दो, और एक एक जीरो, ये क्या बनेगा आपका ट्विस कॉम्प्लीमेंट। जी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ जी, क्यों गलत है उसका एक रीजन है, जरा समझिएगा हमारा। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी वंस कॉम्प्लीमेंट या ट्विस कॉम्प्लीमेंट होगा वो बाइनरी का ही होगा और बाइनरी में ही प्राप्त होगा। अगर आप कभी ये जो हमारा बाइनरी नंबर होते हैं 01 01 01, अगर आप इनका ऐड करोगे तो मेरे दोस्त ये 01 01 ही मिलेंगे, अभी भी ये 2 3 4 नहीं बन सकते। अगर तुम सोचो कि हम 3 बार वन जोड़ दें तो वही 3 आ जाएगा आंसर, जी बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनका एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर आप यहाँ वन को वन में ऐड करोगे तो भैया यहाँ आंसर के तौर पर क्या आता है, जीरो, ठीक। और एक हासिल बनती है यानी कैरी बनती है जो आगे फॉरवर्ड होते हैं किसी दूसरे नंबर पर, ठीक। अगर आप वन को जीरो में ऐड करोगे तो आंसर के तौर पर क्या बनता है, जीरो। अगर आप वन को, सॉरी जीरो को वन में ऐड करोगे तब भी क्या बनता है, जीरो। और अगर आप जीरो, सॉरी क्षमा चाहता हूं, वन को जीरो में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वन। और जीरो को वन में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वन। और जीरो को जीरो में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, जीरो। और वन को वन में ऐड करोगे तब भी क्या बनेगा, जीरो। लेकिन एक बनेगी यहाँ पर कैरी जो आगे फॉरवर्ड होने का कार्य करेगी, ठीक है। समझ में आया, एडिशन का मतलब क्या है, 1 1 0 विद कैरी 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो अब आ जाओ ऐसे ही ऐड करते हैं, देखो जरा समझना। 1 1 क्या बना, एक कैरी आगे फॉरवर्ड, कैरी आगे जाती है ना हमेशा। 1 1 क्या बना, जीरो, कैरी क्या होगी आगे फॉरवर्ड। 1 1 क्या बना, जीरो, कैरी क्या होगी आगे फॉरवर्ड। और 1 0 1 क्या बना मेरे भैया, 1। तो ये है इसका ट्विस कॉम्प्लीमेंट, यानी जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आंसर प्राप्त हो गया, ट्विस कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये ना समझिएगा कि हमेशा जो बाइनरी नंबर गिवन होता है उसका वही का वही ट्विस कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके मैं आपको बताता हूँ, आपकी मिथ दूर हो जाएगी। देखो समझना, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है जी, मैंने लिखा 1 1 1 0 0, एक यहाँ क्वेश्चन है और इसका मेरे को निकालना है क्या, ट्विस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना,
तो इस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वंश कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंश कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जीरो को वन, वन को जीरो, तो जीरो को वन बनाया, जीरो को वन बनाया, वन को जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये क्या है हमारा वंश कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमें क्या ऐड करना है, वन, ये मन से ऐड करना है अपन को, ठीक है। तो वन को वन में जीरो क्या बना, जीरो, कैरी आगे फॉरवर्ड, वन का वन क्या बना, जीरो, कैरी आगे फॉरवर्ड, वन वन सॉरी जीरो वन क्या बना, वन, और फिर आगे तीन जीरो। ये है आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या भैया मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझने जरा ध्यान से, यहां मैच कर रहा था, नहीं तो तुम ये सोचो कि भैया जो क्वेश्चन दिया उसी का ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट वही का वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बट यहाँ क्या हुआ है, थोड़ी सी ये सिचुएशन बन गई है कि वही का वही आ गया है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, वही का वही नहीं आता है। अब एक मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ, जरा सोचना एक बात को, समझना जरा। अच्छा एक बात बताओ, वंश कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम वन ऐड करके क्या कर रहे हैं, वापस वही कभी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो जरा, वंश कॉम्प्लीमेंट निकाला था, उसमें वन ऐड करके वही वापस कर दिया, समझना ध्यान से, यहां तक देखना, यहां तक इसका वंश कॉम्प्लीमेंट कौन था, ये, वन ऐड करा तो वापस वही का वही कर दिया, करा। समझना जरा ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं मैं कहना एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर थोड़ा सा सोचना। देखो मैं एक प्रश्न और कराता हूं यहाँ पर थोड़ा सा सोचना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक मैंने प्रश्न दिया है, ये है हमारा एक प्रश्न, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। इसका हमें चाहिए ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले वंश, और वंश क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, यही बनेगा, प्लस वन ऐड करें, वन वन जीरो कैरी वन, वन वन जीरो कैरी वन, वन वन जीरो कैरी वन, वन जीरो वन, जीरो वन जीरो जीरो जीरो। नोटिस करो कुछ कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हैं हम, कि जो आपने जीरो तक जो था, हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें जीरो के बाद जो वन आ रहा है वहां तक, समझना ध्यान से, जैसे कि मैंने इस देखा तो यहाँ जीरो के बाद जो वन है, यानी अगर जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहां तक, वन तक, जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहां तक, वन तक, जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहां तक, वन तक, जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहां तक, वन तक, तो वैसा का वैसा है। देखो नोटिस करो, यहां वैसा का वैसा, नोटिस करो यहां वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि यहां तक जीरो के बाद वन था, यहां जीरो के बाद तक वन तक कहां है, वैसा का वैसा। तो क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो और आपको बोला जाए कि सर आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो आपको जब तक वैसा का वैसा लिखना है तब तक की बनना आ जाए। क्या बात करना है, अगर किसी गिवन नंबर का आपको ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करना है तो जब तक आपको वैसा का वैसा लिखना है तब तक की बनना आ जाए, उसके बाद क्या करना है, देखो सुनो, ये वैसा का वैसा लिखा है जी यहां तक, उसके बाद क्या करा है, अपोजिट है, सुनो, यहां वैसा का वैसा लिखा है, नंबर नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यहां वैसा का वैसा लिखा है जी, समझो, देखो यहां तक यहां वैसा का वैसा लिखा है, उसके बाद वाले जो नंबर है वो क्या है, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो। तो क्या याद रखना है, अगर कोई गिवन नंबर आपको दिया है और आपसे बोला है कि जी उसका आप ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बता दीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां तक वन दिया है वहां तक वैसा का वैसा लिख दीजिएगा, आगे जो नंबर है उन्हें रिवर्स बना दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है आपकी डायरेक्ट मेथड, आपको ना ही जोड़ने का झंझट करना, ना ही आपको किसी वंश कॉम्प्लीमेंट का झंझट करना। क्या करना है जी, जब तक कि जी वन ना आ जाए तब तक वैसा का वैसा लिखना है, उसके बाद जितने भी नंबर्स जो आ रहे हैं उन्हें आपको रिवर्स बना देना है, यानी वन को जीरो में कन्वर्ट कर देना है, जीरो को आपको वन में कन्वर्ट कर देना है, तो वहां क्या बन जाता है, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्या आप एक आंसर बताओगे जी, क्वेश्चन दो, आ जाओ जी भैया जरा सॉल्व करेगा एक क्वेश्चन को, इसका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप भी जरा कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे दोस्त बताइएगा, जरा बताओ भाई, बताओ क्या आंसर होना चाहिए, बोलो, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट,
क्या है 0 1 वैसा का वैसा 0 1 1 0। ठीक, वेरी गुड, सही है करेक्ट है ना जी। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। शिवानी शर्मा आप बताएंगे। हाँ बोलो शिवानी आंसर। क्विज बताओ आप तो डायरेक्ट, मेरे को नहीं चाहिए बन से, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। देख लो अब जी कितनी लंबी मेथड है। कहाँ जी रही हो आप कहाँ जी रही हो बताओ। अरे अपने एनवायरनमेंट में चलो यार, जो अपन जहाँ अपन चल रही है अपनी जिंदगी वहां में जियो। ओल्ड वेशन में क्यों जा रही हो? ओल्ड वेशन से मेरा मतलब क्या है कि ओल्ड मेथड में क्यों जा रही हो? बताओ इसका क्या होगा ट्विस्ट। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ शिवानी बोलेगी। क्या बोलेगा? वन 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 0 0 करेक्ट। ठीक है, क्या वाली बात है कि पहला वन तो वैसा का वैसा ही आएगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि वंस बनेगा तो 0 वन कन्वर्ट करोगे तो 0 0 में ऐड नहीं होगा वन, समझ रहे हो? तो क्या है, पहला वन तो वैसा का वैसा बनेगा, उसके बाद अगला पूरा रिवर्स हो जाएगा। यानी वही बात, तब तक वन ना आ जाए तब तक वैसा का वैसा लिखना, यानी वन तो वैसा का वैसा लिखना ही है ना, उसके बाद आगे चल के रिवर्स कर देना है। तो अब ये आपका जो सेक्शन था वो मेरे दोस्त क्लियर है। आ जाओ जरा रीड कर लीजिए, देखो जरा। अब क्या मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं तो सॉल्व कर लोगे जी? सॉल्व करो जरा, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है जी? देखो जरा, लिखिएगा। यहाँ एक प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, साथ साथ में आपको दो बातें और निकालनी है। जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, क्वेश्चन समझ लो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इस बाइनरी नंबर के ट्विस कॉम्प्लीमेंट का, ध्यान से समझना, ये जो बाइनरी नंबर गिवन है इस बाइनरी नंबर के ट्विस कॉम्प्लीमेंट का क्या एलएसबी आपको मुझे बताना है। बताओ जरा, जल्दी बताइएगा जी। पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है वैसे दोस्त। अरे पहले एलएसबी पर फोकस करो। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट विथ, मतलब लास्ट का नंबर। और भैया 0 तो 0 ही तो बनेगा। काय को पागलपंती में तुम पेन उठा रहे हो, पेपर उठा रहे हो, काय को वैसे ही दिमाग दौड़ा रहे हो? वो आदत गई नहीं तुम्हें ही अभी, तुम्हारी अभी पर की भैया सर ने क्वेश्चन बोला लिख लो पहले, फिर लिख लो फिर सॉल्व कर। अरे अब तुम कॉम्पिटिटर हो, ठीक है? तो इस अपनी हैबिट को हटाओ, ये जो हैबिट है उसको हटाओ। अरे ये सिंपल, पूरा सॉल्व ही नहीं करना। क्या पूछ रहा है? एलएसबी लास्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट तो ये वैसा का वैसा आएगा। और अगर मैंने वंश कॉम्प्लीमेंट का एलएसबी पूछा होता तो वन। अरे एक ही तो सॉल्व करना, पूरा सॉल्व ही नहीं करना। इधर से लो पकड़ो ना, अब तो वन का 0 का वन, बात खत्म। पूरे से मुझे क्या लेना देना, तुम तो साफ कर दो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेना देना है क्योंकि पूछ क्या रहा है, पूरा आंसर थोड़ी पूछ रहा कि पूरा तुम ट्विस कॉम्प्लीमेंट बताओ, नहीं, मैंने बोला तुम एलएसबी बताओ। तो एलएसबी तो एक ही नंबर होगा लास्ट का। तो आजा जी बढ़ते हैं आगे। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ कि ये है एलएसबी, ये होता है एमएसबी, होता है किसी दिए हुए नंबर का लास्ट नंबर जो क्या कहलाता है, एलएसबी कहलाता है। और एमएसबी किसी दिए नंबर का पहला वाला बिट या नंबर क्या कहलाता है मेरे भैया, एमएसबी कहलाता है। जैसे कि इस नंबर के अंदर एलएसबी जी कौन है, देखो 0 है तो 0 लिखा है, और एमएसबी कौन है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखा है 1। यहाँ इस नंबर के अंदर एलएसबी 2 है तो देखिएगा 2 लिखा है। और एमएसबी जी कौन है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर देखिएगा 4 लिखा है। तो नॉर्मल सी वाली बात है। आ जाओ सर सॉफ्टवेयर पर चर्चा करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ध्यान से समझना जरा बात को। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेरे भाई बात ये है सिंपल सी। सॉफ्टवेयर का सिंपल सी डेफिनेशन होती है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है जी, प्रोग्राम का। यदि आप 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर होता है इसका। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भैया प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को अगर एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, प्रोग्राम कहते हैं। यानी प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन होते हैं। जैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे भैया हमारा एफबी है, समझना ध्यान से समझना, मार्क जुकरबर्ग का, हमारा तो नहीं है, मार्क जुकरबर्ग का। तो मार्क जुकरबर्ग का जो एफबी है जी, उस एफबी के अंदर क्या एक से अधिक ऑप्शंस नहीं है? जैसे कि होम वहां है ना, जैसे कि नोटिफिकेशन का ऑप्शन वहां है, जैसे कि प्राइवेसी का ऑप्शन वहां है, जैसे कि वीडियो का ऑप्शन वहां है, जैसे कि भैया चैट का ऑप्शन वहां है।
अगर मैं यहाँ से चैट हटा दूं, नोटिफिकेशन हटा दूं, होम हटा दूं, प्राइवेसी हटा दूं, वीडियो, ऐसे सारे ऑप्शन हटा दूं, तो क्या फिर एफबी बचेगा? इसका मतलब क्या है? एफबी इनका कलेक्शन है, और ये जो क्या है वो क्या है? प्रोग्राम है। मतलब समझना ध्यान से, ये जो सारी चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और इन्हीं प्रोग्रामों का कलेक्शन कौन कहलाता है? हमारा कोई सा भी सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप कोई ले लो, नहीं इंस्टॉल करा है तो कर लेना अभी। हाँ, तो देखो भैया, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस हमारा ऐप है, उसको ही ले लो। उसके अंदर एक से अधिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम, जैसे कि बैच, जैसे कि स्टोर, जैसे कि चैट, जैसे कि प्रोफाइल, है ना ऑप्शन से। ये सारे ऑप्शंस को यदि मैं सारे ऑप्शंस को वन बाई वन हटा दूं, यानी वहां से होम हटा दूं, वहां से चैट हटा दूं, वहां से प्रोफाइल हटा दूं, वहां से स्टोर हटा दूं, यानी सारे ऑप्शंस को मैं रिमूव कर दूं, तो क्या एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है? नहीं। इसका मतलब क्या? एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस कलेक्शन है किसका? वो 5 ऑप्शंस का, यानी वो 5 प्रोग्राम का। अभी आ जाओ भैया, ये सॉफ्टवेयर तो हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, ये बताओ कि जो हमारा जो प्रोग्राम है, क्या ऐसे उठा के रख दिया होगा कहीं से कि उसकी कोडिंग मोडिंग ऐसा कुछ किया गया होगा? कोडिंग करनी पड़ती है। देखो ऐसे समझ लो आप, तो एक बुक है, समझो जरा, ऐसे समझ लो एक बुक है, बुक भी कलेक्शन है ना? है ना? किसका कलेक्शन है? पेजेस का। है, जो पेजेस हैं उनका कलेक्शन है। तो बुक के पेज ऐसे उठा के रख दिए गए होंगे कि उन्हें लिखा गया होगा, वैसे ही इन प्रोग्राम को भी लिखा गया होगा। अब मैंने एक पेज बोला कि भैया एक बात बताओ, क्या एक पेज में एक से अधिक पैराग्राफ या एक से अधिक बात नहीं हो सकती? तो क्या हमारा पेज एक से अधिक ये पैराग्राफ का कलेक्शन नहीं हो सकता? वैसे ही जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर भी एक से अधिक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जैसे कि भैया ये जो एक प्रोग्राम है इसका नाम होम होगा, ये भी एक बात लिखी होगी। एक प्रोग्राम है इसका कलर कुछ भी होगा, जैसे हम एफबी पर जाते हैं तो ब्लू कलर है होम का, जैसे हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पे जाते हैं तो रेड कलर है। अगर होम का एक ही कलर होता तो चेंजेस कैसे होते? जैसे कि भाई अपने वहीं पे चले जाओ व्हाट्सएप का, वहां पर ग्रीन कलर है ना चैट का, तो वहां ये बात लिखी होगी कि नहीं लिखी होगी कि यहाँ कौन सा कलर होगा? लिखी होगी। दूसरी बात ये भी लिखी होगी शायद इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, कितना बड़ा ये दिखाई देगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा कि छोटा दिखाएगा कि और छोटा दिखाई देगा, यही वाली बात है ना। तो ये सारी जो बातें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और इन्हीं प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है जी? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जनरल तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगला जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जी अगला जो होता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसे कहते हैं। देखो जरा, होने को तो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जितने जो सॉफ्टवेयर और होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं इन्हीं 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहां बोलूं, एक होता है मेरे भैया एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स ओपन है। एक होता है जी यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। एक आता है यहाँ पर प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है, जैसे होते जनरली कितने हैं? 3 ही। कौन से? एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम, तीसरा होता है कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के यूज में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि MS ऑफिस किसके यूज में आ रहा है? बताओ भाई, किसके यूज में आएगा? हमारे में। FB किसके यूज में आता है? बताओ जी। इसका कोई प्रिंटर मेंटर यूज तो नहीं करता, रिक्वेस्ट तो नहीं भेजता प्रिंटर किसी दूसरे प्रिंटर को, ऐसा तो नहीं। हम ही भेजते ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो क्या वाली बात है? यहाँ FB क्या है मेरे भाई? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप को कौन यूज करता है? आप यूज करते हो या हमारा कंप्यूटर यूज करता है? हम यूज करते हैं ना जी। तो हम यूज करते हैं, मतलब हम क्या है? वो हम क्या है? यूजर है, और यूजर के द्वारा यूज जो किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और मेरे भैया सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है किसी सिस्टम के द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि विंडोज जो है, विंडोज को क्या हम यूज करते हैं? जी नहीं करते हैं। विंडोज के लिए हम, विंडो किसके पर्पज से यूज किया जाता है? हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए, ओनली ऑन जो हमारा पर्पज है वो किसका होता है? विंडो का। और विंडो को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल होता है हमारा विंडो। तो मेरे भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आता है?
सॉरी, हाँ जी, विंडोज किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि विंडो किसके यूज में आता है? सिस्टम के प्रयोग में यूज किया जाता है विंडो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे नॉर्मल सी वाली बात है, हम यहाँ देखें कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया, सपोज ऐसे ही समझ लो, यहाँ पर कोई वायरस बैठ गया आके, होते हैं वायरस, होते हैं ना, कुछ कुछ क्लासों में वायरस होते हैं, मेरे पास भी आते हैं बहुत से। इस बार नहीं है कोई दोनों क्लासों में, ना ही इवनिंग मॉर्निंग वाली में, ना ही वैसे मॉर्निंग वाली में भी तो है एक वायरस टाइप का, ठीक है, वो कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं है, ना ही कोई एग्जाम से लेना देना, ना ही किसी टॉपिक से लेना देना, वो कुछ भी पूछता है कोई, बस वो पता क्या पूछता है? वो पूछता है जो उससे नहीं होता, मतलब जो उसका ऊपर गुजरी हुई होती है ना, जो उसके लिए हो चुका होता है, वो पूछता है कि सर ये भी हो जाता है। मतलब अब सुबह पूछ रहा सर एमएक्स प्लेयर में से फाइल डिलीट हो जाती है, मतलब हो जाती है तो वापस आ जाती है, शायद कल ही आज ही पूछा था उसने, क्या पूछा था कि जो एमएक्स प्लेयर है ना सर, उसमें से फाइल अपन डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट क्यों नहीं होती एमएक्स प्लेयर में? अब वो भैया ये बात तो मेरे को एमएक्स प्लेयर वाले से जाके पूछना पड़ेगा कि भैया वो बंदा डिलीट कर देता तो तुम डिलीट क्यों नहीं करवाते? उसका रीजन है, वो मैंने उसको बता दिया, सर्वर में स्टोर होती है, सर्वर से अपन डिलीट नहीं कर पाते। क्या ये सामने जो बंदा वीडियो देखोगे आप, यूट्यूब वाली वीडियो मेरी देखोगे, क्या ये जो यूट्यूब वाले मेरी कोई वीडियो डिलीट कर सकते हैं? वो सर्वर पर है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं बैकएंड पर बैठा हूँ, ठीक है, और आप वो फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड मतलब जितना बैकएंड चाहता है उतना ही आप देखोगे। बैकएंड जैसे सपोज कि मूवी के बिहाइंड द सीन क्या होते हैं, आपको पता होता है क्या? नहीं, आप तो ओनली वो सीन्स देखते हो, यही वाली बात है ना, कोई मूवी बनी है उसकी बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी किसी को नहीं पता। अब सपोज कि भाई उसके कोई इंसान सक्सेस हुआ, उसके बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी किसी को नहीं पता, वो जैसा है वैसा दिखाई दे रहा, बस दो धब्बा और लगा देते हैं, किस्मत अच्छी थी, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? एक इतना बड़ा उसकी मेहनत पर पूरे पानी फेर देते हैं, मतलब एक वर्ड बोल के उसकी किस्मत थी, उसकी मेहनत पर जो उसने करा होता है ना, उसको फिर गिलानी सी होती है अंदर, मैंने काहे को मेहनत करी यार, किस्मत ही तो कर लेता। तो ये है, तो लोग आप बोल देते किस्मत अच्छी थी, लेकिन ये नहीं देखता। उस फ्रेंड से पूछो जाके, उसके साथ में जो रहता था रूममेट, रूम शेयर करके रहते थे ना, कहीं गाँव से आते हैं, रहते हैं रूम वाले, रूम शेयर करके, उससे पूछो कि वो क्या था, रूम वाला बेचारा सोता है। ईडियट तो देखी होगी, फिर ईडियट तो देखी होगी, वो जो वो तो रैंचो, वो रात में पढ़ता था, और दोनों क्या करते थे? सोते थे, हाँ, और उनको ऐसा लगता था कि ये बढ़ता ही नहीं है, जबकि तुम सो रहे हो वो पढ़ रहा है, और उसको क्या सोचते थे कि ये जीनियस है, जबकि जीनियस कहाँ है? रात में पढ़ाई करता था पूरी रात, और सबके साथ मजे, उनके साथ मजे, रात में पढ़ाई। तो वो सोच रहे साला जी हमारे साथ मजे करता है, टॉप कैसे आ जाता है, वो रात में पढ़ता था। तो आ जाते इधर देखो, तो हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ कोई वायरस आ जाए, और वायरस क्या करे हमें, सपोज यहाँ कोई वायरस बैठेगा, मतलब कुछ भी ऐसा वायरस टाइप का, तो क्या हमारी परफॉर्मेंस, मतलब कोई बैठ गया तो क्या हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी पढ़ाने की? बताओ, गिर जाएगी, परफॉर्मेंस गिरेगी जी, डेफिनेट, क्योंकि वो कुछ भी पूछेगा, बार बार टोकेगा, बार बार टोकेगा, तो हम उस तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और हमने उस वायरस को डिटेक्ट करके खत्म कर दिया, तो मतलब निकाल दिया बाहर, तो क्या होगा? हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो जो हमारे अंदर वो काम करेगा सॉफ्टवेयर, उसको निकालने का, वो सॉफ्टवेयर कौन होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ में आया चीज़ है? यूटिलिटी मतलब काम, कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को जो बढ़ा देता है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का सिंपल सा मतलब होता है जी, आपको 2-3 वर्ड याद रखना है। एम्बेडेड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। क्या करना है? प्रोटेक्शन, जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, समझ गए? या फिर आपको सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी का मतलब प्रोटेक्शन ही होता है, या फिर आपकी प्राइवेसी को बना के रखते हैं। प्राइवेसी होती है हमारी, सबकी प्राइवेसी होती है जी, हमारे फोन की प्राइवेसी होती है, हर एक इंसान की प्राइवेसी होती है। तो हमारी वो प्राइवेसी को बना के रखना वाला सॉफ्टवेयर, हमें सिक्योरिटी देने वाला सॉफ्टवेयर, हमें प्रोटेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, नॉर्मल सी लैंग्वेज में। और ये भी इमोशंस को डिटेक्ट करने वाले भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सपोज की कोई रोते रोते किसी ने लॉक डाल दिया, तो हंसते हंसते नहीं खुलेगा, या फिर हंसते हंसते डाल दिया तो रोते रोते नहीं खुलेगा, यही वाली बात है ना जी। तो वो जो इमोशंस को डिटेक्ट किया जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड। अब आ जाओ हमारा ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स पढ़ने से आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? यहाँ क्लोज सोर्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस रूम में एंटर करने के सोर्स कितने हैं? 2 है ना, एक आप यहाँ से आ सकते हो, एक आप वहां से आ सकते हो, ठीक है।
इन्हें हम वैसे ही जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करने के लिए एक फाइल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कहते हैं उस सॉफ्टवेयर का अंदर। जैसे कि सपोज, जैसे कि मेरा ऐप है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है जी। अब मेरे को इसके इसके अंदर किसी वीडियो को डाउनलोड करना है, तो क्या मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। अगर मेरे को सपोज मुझे मेरा होम ही चेंज करना है, सपोज कि होम जो ऑप्शन आ रहा है उसको होम हटा के कुछ और नाम देना है, तो क्या मुझे इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा? आप तो ऐसे समझ लो कि मेरे को इन बेंचों में कुछ भी चेंजेस करना है तो क्या रूम के अंदर आना पड़ेगा? सही बात है ना। वैसे ही अगर मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर या फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ करना है तो मुझे उसके अंदर जाना पड़ता है। अंदर मतलब उस फाइल्स के अंदर जाना पड़ता है, और आम व्यक्ति उस फाइल के, जैसे आप क्या जा सकते हो उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जा सकते। वो व्यक्ति जा सकता है जिसको उसके बारे में नॉलेज है कि भैया ये फाइल है। देखो, जैसे आप मेरे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस को आप इंस्टॉल करोगे आपके मोबाइल में, तो आपके मोबाइल में वो फाइल है जिससे आप अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है वो फाइल कौन सी है। ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, बट ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा रुक जाओ। देखो आ जाओ, हमने बोला कि ये हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है, ये आपने इंस्टॉल करा आपके मोबाइल में, तो इसमें एक सोर्स वाली फाइल मौजूद है, बस आपको पता नहीं है कि वो सोर्स वाली फाइल कौन सी है। अगर आप थोड़े से नॉलेज है आपको और आपको पता चल गया कि ये सोर्स वाली फाइल है, तो उस सोर्स वाली फाइल की मदद से आप मेरे ऐप के अंदर जा सकते हो, और ऐप के अंदर जाकर आप उस ऐप में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, बस आपको आना चाहिए करना, समझ गए। और यदि मैंने उस फाइल को ओपन कर रखा है, किसी प्रकार का पासवर्ड नहीं डाला, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी अंदर जाए अपने अनुसार चेंज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर वो सॉफ्टवेयर, देखो आपका क्वेश्चन था ना कि कोई क्या सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप करा है कि वही चेंज कर सकता है, तो जी क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत बात है कि जिसने डेवलप करा वही कर सकता है। अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो जिसको आता है वो कोई भी कर सकता है, समझ गए। और यदि उसका सोर्स में क्या डला हुआ है, पासवर्ड, अगर आप मेरे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की सोर्स वाली फाइल को ओपन करने की कोशिश करोगे तो वहां पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप दुनिया में किसी इंसान के पास वो पासवर्ड है तो आराम से वो चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने डेवलप किया नहीं या नहीं किया। ठीक है, तो क्या बात है, यदि वो तो अब उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लोज सोर्स, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई से भी सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड में पासवर्ड डला हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सोर्स, और जिसके सोर्स में पासवर्ड नहीं डला हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दो भैया, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस क्या है, क्लोज सोर्स। लेकिन ये क्वेश्चन में तो ये आएगा नहीं क्योंकि इतना ये पॉपुलर है नहीं। यहाँ विंडोज की हम बात करें तो विंडोज क्या है जी, क्लोज सोर्स है। और यहाँ एक लाइनेक्स एग्जांपल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सब जान लाइनेक्स, ये लाइनेक्स क्या है आपका, ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। आ जाएगा प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जिसका एक पर्टिकुलर कोई ओनर हो, मालिक हो। ठीक है, जैसे विंडोज का मालिक है कौन है, बिल गेट्स है। मैक का मालिक है जी, है कौन है, सेफ बेजोस। जैसे अमेजोन का मालिक है कौन है, सिर्फ बेजोस ही अमेजोन का, तो स्टीव जॉब्स है एप्पल का, हाँ स्टीव जॉब्स। जैसे कि हम और भी बातें करें, जैसे कि भैया गूगल किसका, एंड्रॉयड, मैक कौन, एप्पल। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस कौन, बिल गेट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका एक पर्टिकुलर ओनर है उन्हें हम बोलते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई क्या है। और जो जिनके ओनर नहीं है उन्हें बोलते हैं हम फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, यानी फ्री में यूज करो। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको पे यूज करने के लिए आपको किसी न किसी पे करना पड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस एक पर्टिकुलर ओनर है उसका, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक आ जाएगा। ये थे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर जिनके बारे में आपको नॉलेज याद रखनी थी। देखो भैया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के प्रयोग के होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स मेरे भैया मैं आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ूंगा, यहाँ काम चला मैं नहीं रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के प्रयोग के होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आ जाओ भैया हम ये 1 बाय 1 हम पढ़ते जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आगे चल के डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है, मैक।
जो किसका है जी, एप्पल वालों का। वही ऑपरेटिंग सिस्टम एक कौन है, iOS, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, जो किसका है जी, एप्पल वालों का। अब अंतर इतना है कि ये जो है वो एप्पल के लैपटॉप में चलता है, ये जो है वो एप्पल के फोन में चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईफोन कहते हैं। आईफोन ही बोलते हैं ना एप्पल के फोन को। और अगर आपसे कभी iOS का पूरा नाम पूछ ले जाए तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। एंड्रॉयड जानते हो जी, एंड्रॉयड फोन यानी ऐसा, हाँ जी स्मार्टफोन, हाँ जी स्मार्टफोन जो होता है, स्मार्टफोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है वो कौन सा है, एंड्रॉयड है, जो किसका है राइट नाउ, गूगल का है। एंडर सेरी ऐसा नाम का एक व्यक्ति था जिसने गूगल को बेच दिया है कि लो भैया आप तो आप संभालो। अगला है लिंकर, लोडर और डेबगर। जरा समझना, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या दी थी, प्रोग्राम का कलेक्शन, यही है ना, प्रोग्राम का कलेक्शन। अब दो या दो से अधिक प्रोग्राम बनाए जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो क्या एक दूसरे प्रोग्राम को एक दूसरे से लिंक नहीं करना पड़ता होगा। अलग अलग ये प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अलग अलग डेवलप होते हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट उसका कर लेते हैं। फिर उन सॉफ्टवेयर, उन प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और एक जगह इकट्ठा करने के लिए जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकर कहते हैं। अब मेरे दोस्त, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर लिया इकट्ठा करके, नहीं प्रोग्राम को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया सॉफ्टवेयर में। अच्छा, क्या उस सॉफ्टवेयर को बिना चलाए आपको दे दिया जाएगा या यूज करने को दे दिया जाएगा? जी नहीं, पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और टेस्टिंग कर तो तब होगी तब उसको हम रन कराएंगे, यही वाली बात है ना। तो रन कराने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लोडर कहते हैं, यानी लोडर के द्वारा उस सॉफ्टवेयर को लोड कराया जाता है। आ जाएगा अगला, यहाँ लिखा हुआ है डेवलपर। मेरे भाई जैसे सपोज कि हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और सॉफ्टवेयर किसका कलेक्शन होता है, प्रोग्राम का, यही है। आ जाओ, और ये प्रोग्राम क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, और लिखेगा कौन, कोई इंसान। पर इंसान लिखेगा तो क्या इसमें कोई गलती नहीं करेगा, कभी करेगा। गलती स्वाभाविक सी चीज है, हाँ, कोई गलती पर डांटे तो गलत बात है जी, ठीक है, कभी गलती तो स्वाभाविक है, इंसान की प्रवृत्ति है गलती करना। हाँ, गलती करके पछतावा ना करे तो जरूर बात अलग हो जाती है। अगर आप गलती करके अपने मान गए कि हाँ मैंने गलती करी है, तो फिर आपकी वो गलती गलती नहीं कहलाएगी, और गलती करके आपने नहीं माना तो फिर गलती, फिर वो सबसे, जो तुमने गलती करी नहीं वो गलती नहीं है, और ना माना वो सबसे बड़ी गलती है। तो वो यही वाली बात है, हमारे घर का कहना है, रूल है हमारे घर का ये। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, बड़े भैया मेरे से, हमारे भैया का रूल है, अगर तुमने गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी, बस बैठा के समझाते हैं कभी कभी, तुमने कितनी भी बड़ी गलती कर, तो कितनी भी, चाहे कैसी भी, मतलब कैसी समझ रहे हो, कैसी, बट खुद डिसीजन मत लेना। क्या कहते हैं वो, खुद डिसीजन मत लेना, मतलब तुमने गलती कर दी ठीक है, खुद डिसीजन मत लेना, डिसीजन के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे को बताना, चाहे वो कैसी भी गलती हो, बट बता देना और एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने करी ये गलती। पर डिसीजन तो होते ना, कुछ लोग बाग डिसीजन ले लेते हैं, अरे यार मेरे से ये गलती हो गई, पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, होते हैं ना कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं, खुद ही ले लेते हैं डिसीजन। होता है, खुद डिसीजन मत लेना, चाहे घर में कैसी भी गलती हो, ठुक ठुक जाए, गाड़ी ठुक जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, मतलब तुम खुद डिसीजन नहीं लेना, तो खुद डिसीजन लेके नहीं तो तुम खुद, उनके खुद के डिसीजन का मतलब ये है कि तुम खुद ही उनसे लड़ने लगे। मतलब उनका डिसीजन का मतलब क्या है कि गलती करेगा और फिर वापस लड़ रहा है, तो फिर नहीं संभाल पाऊंगा मैं, तो ऊपर से गलती करो ऊपर से लड़के आ जाओ, ऐसे नहीं, गलती करे आओ भागे आओ और घर पे आके बता दो, फिर हम संभाल लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। तो ये बात है, तो गलतियां तो होगी जी, सॉफ्टवेयर सॉरी कोई भी इंसान है, गलतियां तो होती हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, प्रोग्राम है जी, एक प्रोग्राम के अंदर गलतियों को ढूंढने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जी, डेबगर कहते हैं, ठीक है, डेबगर कहा जाता है। और डेबगर की मदद से जो प्रोग्राम के अंदर जो गलती प्राप्त होती हैं या फिर जो एरर प्राप्त होते हैं, उन एरर को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, ग्लिच है। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसी प्रोग्राम में मौजूद एरर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बग या फिर ग्लिच बोलते हैं जी। आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ यहाँ वर्ड जो है वो है जी ड्राइवर्स। जरा समझना ध्यान से, ड्राइवर्स। अच्छा एक बात बताओ, किसी मशीन को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, यही वाली बात है। वैसे ही जो कंप्यूटर के अंदर हमारी जो मशीन है, जैसे कि प्रिंटर है, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है, जैसे कि रैम, जैसे बहुत सारी अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उन्हें चलाने के लिए जिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो ये ड्राइवर जो है वो C++ लैंग्वेज में डिजाइन किए जाते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। ट्रांसलेटर पढ़ा जी, आ जाओ ट्रांसलेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जरा समझना ध्यान से। जानते हो ट्रांसलेटर तो,
हाँ, ट्रांसलेट करने वाला, हाँ, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। देखो क्या रहता है, ट्रांसलेटर पढ़ने से पहले जरा आप लैंग्वेज पढ़ेगा, ठीक। एक है यहाँ पर हमारी बाइनरी लैंग्वेज, जरा समझना, बाइनरी लैंग्वेज होती है, और एक मेरे दोस्त हमारी यहाँ क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, और दूसरी मेरे दोस्त यहाँ जो है हाई लेवल लैंग्वेज। बस देखो सही मायने में लैंग्वेज तीन ही होती हैं, होने को तो फिर और भी सारी हैं, लेकिन इन्हीं के एग्जाम्पल्स होते हैं वो। और एक लैंग्वेज और होती है मिडिल लेवल, MLL बोल देते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज, वो एक ही लैंग्वेज है, C। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो वो सी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद जो मेन लैंग्वेज कितनी होती है, तीन ही होते हैं, एक है बाइनरी, दूसरी है असेंबली, और एक है हमारी हाई लेवल। देखो जरा मेरे दोस्त, इस बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, और इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। इसे मशीन लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मशीन इसी को समझती है, इसके अलावा मशीन किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझती। यानी आप अच्छी तरह से जानते हो कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बिट, बाइनरी, यही समझता ना। इसलिए इसे हम इसके अंदर जो भी, यानी इससे मिलकर जो लैंग्वेज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज क्या कहते हैं। तो ये है हमारी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है जी। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। अगला है मेरे भैया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ एक्चुअली, देखो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है इसके अंदर हमें एक कोड लिखा, इतना बड़ा सा कोड था, ठीक, कोड लिखा इतना, तो क्या इसको याद करना आसान है, 0101010101 आसान है, नहीं। कैसे याद कर, वो ऊपर से फिर एक और याद करना है, 010101, फिर ऊपर से फिर एक और 010101, तो क्या याद करना आसान है, क्या यूज करना आसान है, जी नहीं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि इस कोड तो देखो मशीन तो समझेगी यही बाइनरी, इसके अलावा तो कुछ नहीं समझेगी। उन्होंने क्या करा कि कोड तो लिख दो जी, ऐसे कोड तो आप एक बार लिख दो, लेकिन इस कोड को याद रखने के लिए एक सिंबल बना दो A10 सपोज। उन्होंने बोला कि आप इसको याद रख लो, बस इसका मतलब ये आपको याद है। आप कंप्यूटर में ये रन कराना, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली किसको रन कराने लगेगा। तो इन सिंबल्स की मदद से जो लैंग्वेज बनी उसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम शायद किसी को पता नहीं होगा कि असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सिंबल्स की मदद से कार्य किया जाता है, और उन सिंबल्स का कोड क्या होता है जी, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। और बचिए भैया, शायद लोग बात तो ये समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज खुद असेंबली लैंग्वेज है, जी नहीं। असेंबली लैंग्वेज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फोर्ट्रान, कोबोल, ये दोनों जो, जैसे फोर्ट्रान क्या समझते हैं लोग, फोर्ट्रान को लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल को लोग क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, जबकि है कौन, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज का यूज किस जनरेशन में होता है, पढ़ाया था थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन के अंदर कौन यूज होता है, फोर्ट्रान और कोबोल। अगर आ जाए तो बता दीजिएगा। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इनके हम बाद में लैंग्वेज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में बातें पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि असेंबली लैंग्वेज क्या है जी। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब A to Z से लिखी हुई लैंग्वेज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब आ जाएगा जी, समझना जरा ध्यान से। हमने बोला है कि कंप्यूटर ओनली क्या समझता है, बाइनरी। क्या ये समझेगा कंप्यूटर, जी नहीं, क्योंकि ये तो सिंबल्स है, सिंबल्स कंप्यूटर जानता नहीं है, जानेगा कौन, कंप्यूटर, बाइनरी। अच्छा, तो इस लैंग्वेज में अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो क्या उसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। वो ट्रांसलेटर कौन है, असेंबलर, ठीक है। अब इस लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है, क्या उसे वापस इसमें ले जाना पड़ेगा, जी हाँ। और अगर ले जाना पड़ेगा तो किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कौन है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अब आ जाओ जी, ये काम आप कंपाइलर से भी कर सकते हो और ये काम आप इंटरप्रेटर से भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे अगर ये काम कंपाइलर ही कर दे रहा था तो इंटरप्रेटर की क्या जरूरत थी, यही वाली बात है ना। अगर ये काम कंपाइलर ही कर दे रहा था तो इंटरप्रेटर की क्या आवश्यकता थी, या फिर इंटरप्रेटर कर दे रहा था तो कंपाइलर की क्या आवश्यकता थी। समझो मेरे भाई, ये है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई कोड या फिर लिखा हुआ कोई प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें जो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, तो यहाँ कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, एक साथ कन्वर्ट कर देता है, यानी पूरा लिया और एक साथ कन्वर्ट कर देता, तो यही दोनों में डिफरेंस है। यानी इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का कार्य करता है, और हमारा कंपाइलर जो होता है वो एक साथ पूरा कोड को पकड़ता है और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने वाली मशीन को प्रोवाइड कर देता है। तो ये है हमारा इंटरप्रेटर, और दूसरा है हमारा दोस्त कौन सा, जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, यही वाली बात है ना, लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो ये लाइन बाय लाइन की जगह एक हो सकता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, ऐसे भी हो सकता है लिस्ट टू लिस्ट, ये 3 वर्ड हो सकते हैं एग्जाम में, लाइन बाय लाइन, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम, लिस्ट बाय लिस्ट, ऐसे। तो ये आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटर, और एक साथ बोल दे तो क्या आंसर होगा, कंपाइलर। अच्छा एक बात बताओ, ये बंदा जो है लाइन बाय लाइन कर चीजें कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या गलती करेगा, रेयर केस में होगी तो, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है कि होगी। किसके कंपेयर में, क्या कंपेयर में गलती होने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्यों, क्योंकि वो एक साथ कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ गलतियों को मॉनिटर करने के लिए एक फाइल बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई ऑब्जेक्ट फाइल कौन बनाता है, इंटरप्रेटर बनाता है या कंपाइलर बनाता है, तो कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है। और अगर दोनों में से स्पीड पूछे जी किसकी ज़्यादा है, तो बता सकते हो जी, जी बिल्कुल है, कंपाइलर की यहाँ स्पीड अधिक होगी, जबकि इंटरप्रेटर की स्पीड यहाँ लो होगी, क्योंकि वो लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये जो चीज़ें हैं उन्हें आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा, फिर भी मैं करा देता हूँ। देखो आ जाओ, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकिंटोश कहते हैं। आ जाएगा iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग, यानी iOS जो है वो किस में यूज होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कभी आपको iOS का पूरा नाम पूछ ले तो बता दीजिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जी। आ जाएगा। एंड्रॉयड भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए। और एप्पल है, सॉरी ये जो एंड्रॉयड है किसका है, बता सकते हो जी, किसका है, गूगल का, यानी अभी राइट नाउ गूगल का है। लिंकर हम आपको पढ़ा चुके, लोडर हम आपको पढ़ा चुके, डिबगर हम राइट नाउ पढ़ा चुके, ड्राइवर भी हम राइट नाउ पढ़ा चुके, ट्रांसलेटर भी हम पढ़ा चुके, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी हम पढ़ा चुके। बस आप इन्हें रीड कर लेना एक बार, जो भी लिखा है वो आप पढ़े, जो मैंने सब कुछ जो था वही मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया। आ जाए, बढ़ जाए, जरा देखेगा, समझते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जरा समझना मेरे दोस्त ध्यान से कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा चुका यार मैं। यूटिलिटी क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। ये डेफिनेशन जो है उसको हटा लेना, ठीक है, आप डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखना। क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, कार्य करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अगर वायरस आ गया आपके पास, तो अगर एंटीवायरस से उसे हटा दिया जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। आ जाओ भाई, एंटी मालवेयर, देखो सुनो, एक होते हैं वायरस जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, और एक होते हैं मालवेयर। देखो ये टॉपिक को मैं आपको पढ़ाई देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। देखो आ जाओ, एक है हमारा वायरस और दूसरा कौन सा है, एक है वायरस और तीसरा कौन सा है, मालवेयर, ठीक है। आज मुझे लगता है कि आज हम अगर पूरा 1.5 घंटे पढ़ लेते ना, तो आज अपन मॉर्निंग वाले बच्चों से बाहर आगे निकल जाते, ठीक है। इतना मॉर्निंग वाले बच्चों को इतना पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, इतना पढ़ा दिया है। तो अगर आज अपन 1.5 घंटे पढ़ लेते ना, तो मॉर्निंग वाले बच्चों से आगे, यानी अपना बैच आगे चला जाएगा मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ पढ़ते 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 हैं, और मॉर्निंग वाले बैच में थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। बातें क्या, तो मोटिवेशनल टाइप की, ये वो वाली बातें हो जाती हैं थोड़ी सी, एक तो उसके चक्कर में हो जाती हैं देखो उसी के चक्कर में होती हैं, वो वायरस है जी मान लो आपकी क्लास का। तो देखो आ जाओ भाई, देखते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 चीज़ें मेरे को पढ़ानी है आपको, एक पढ़ाना है वायरस और एक पढ़ाना है मालवेयर, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पढ़ना। देखो वायरस पढ़ते हैं और मालवेयर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वायरस से रिलेटेड प्रश्न आया तो आपको वर्ड मिलेगा लॉस, ठीक है। लॉस मतलब हानि। अगर वायरस है तो कहीं ना कहीं हानि जरूर होगी, मतलब लॉस वहां पर किया जाएगा। तो मतलब अगर वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वहां आंसर होगा लॉस, कि वहां किसी प्रकार का लॉस हो रहा है, तो वो है हमारा मेरे दोस्त वायरस। और अगर वहां वर्ड प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रॉफिट, मतलब
लाभ, बेनिफिट जो हो रहा है वो किसका काम होता है, वो मालवेयर का काम होता है। अब ये मत सोचना कि मालवेयर आपको प्रॉफिट करेगा, नहीं, आपका लॉस करके किसी थर्ड पार्टी का प्रॉफिट करेगा। जैसे सपोज मेरा मालवेयर है तो वो मुझे प्रॉफिट करेगा आपको लॉस करके। कैसे, देखो, आपने सुना वो 25 लाख की लॉटरी आता है मोबाइल पे आपके पे, नोटिस करा किसी ने? व्हाट्सएप पे आता है क्या? मेरे पे तो नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। मेरे पे पहले आता था, अब नहीं आता मेरे पास। हाँ जी, हाँ ये सही बात यही सही बात है, मैं देखता नहीं हूँ वहाँ पर। 2 3 4 5 हज़ार मैसेजेस पड़े हुए मैं देखी नहीं। ऊपर से अब तो ज़िंदगी इतनी बिजी सी लगने लगी है कि पता नहीं। देखो आ जाओ, समझते हैं लॉस है और एक और दूसरा कौन सा है, प्रॉफिट है। देखो लॉस और प्रॉफिट, लॉस का मतलब हाँ जी, अगर वायरस होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस, और अगर वहां पर मालवेयर होगा तो क्या होगा, वहां प्रॉफिट होगा। देखो आ जाओ, और ये मालवेयर प्रॉफिट किसका करेगा, किसी थर्ड पार्टी का, आपका तो ये लॉस ही करेगा। जैसे आता है वो 25 लाख की लॉटरी, तो क्या वो वाकई में, सॉरी हाँ जी 25 लाख ही होता है ना, 25 लाख की लॉटरी, तो क्या वो वाकई में 25 लाख की लॉटरी है? नहीं, वहाँ कोई मालवेयर है उसके अंदर। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको वो सिस्टम में आ जाएगा, और जैसे ही वो आपके सिस्टम में आएगा तो आपकी जो प्राइवेसी है शायद उसको ले जा सकता है। हाँ, ले जाए, क्या फर्क पड़ रहा, अपन तो पिट्टल है, अपन को क्या फर्क पड़ रहा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना फर्क, अपन क्या है, अपना कुछ नहीं, खुली किताब है, तो ले जाओ भाई। लेकिन सपोज कोई अधिकारी होता, सपोज कोई रॉ का अधिकारी होता, सपोज कोई रक्षा मंत्रालय का अधिकारी होता, सपोज प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री के पास तो भैया समझ लो कि क्या परमाणु बम का पासवर्ड होगा, तो ले गया कोई, चला दिया, क्या फायदा, ये है ना। तो वो जो चीज़ है उसको ले जाना, आप समझ गए कि उस चीज़ से शायद हमारा भी, सपोज मैं बड़ा इंसान हूँ तो मेरी प्राइवेसी को ले जाकर मेरे को ब्लैकमेल भी तो किया जा सकता है कि भैया इतनी, गैंगस्टर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ब्लैकमेल करा कि लो भैया मेरे को ये इतने पैसे दो, ये करो, कुछ भी कर सकता है सामने वाला इंसान। तो वो जो काम है वो किसका होता है जी, मालवेयर का होता है। ठीक है जी, ये वीडियो यूट्यूब पर जानी है, अपन ने किस किस के नाम लिख दी, भावना में बह गया अपन। आजा छोड़ो बात, वायरस है और क्या है यहाँ पर, माले काट दूंगा मैं यहाँ पर इसको, वायरस है और दूसरा क्या है यहाँ पर, मालवेयर है। यानी एक मालवेयर होता है और एक यहाँ पर क्या होता है जी, वायरस होता है। ठीक है जी, आ जाते हो, वो खान सर है ना, खान सर, वो नहीं डरते किसी से, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, बोल देते हैं ना। वो तो अपन छोटे मोटे यूट्यूबर है यार, वो तो बड़े यूट्यूबर है, अगर कोई करेगा भी तो साथ में गनर चलते हैं उनके, तो चलते हैं नहीं चलते, यानी जेट, उसको अलग से सिक्योरिटी दी गई है ना सरकार के द्वारा कि भाई, क्योंकि वो सरकार की खोल के रख देते हैं सारी चीज़ें, जानते हो ना उनके बारे में, सब जानते हैं। ऐसे इंडिया में कोई बच्चा बच्चा नहीं होगा, आप नहीं जानती क्या? नहीं जानती, तो चलो ये चीज़ आप भी नहीं जानती, इसका मतलब उनके कितने, एक ऐसा सिंगल यूट्यूबर है जिसके इतने सब्सक्राइबर हैं, ऐसा टीचर इंडिया में सबसे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला टीचर वही है, खान सर जो है। आ जाओ भैया हम अपने खान सर देखें, छोड़ो, देखो आ जाओ, क्या है, वायरस है और दूसरा यहाँ क्या है, मालवेयर है। तो वायरस का मतलब क्या होगा, लॉस, और मालवेयर का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। कहीं ना कहीं मालवेयर भी तो किसी को हानि पहुंचा रहा है, तो क्या इन्हें रोकना नहीं चाहिए? अरे 25 लाख की लॉटरी, क्या रोकना नहीं चाहिए? रोकना चाहिए ना, क्या वाकई में 25 लाख की लॉटरी थोड़ी है तो तुम इतना सोच रहे हो कि मत रोको 25 लाख की लॉटरी थोड़ी तो तुम सोच रहे हो, वाकई में रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। तो भैया उन्हें रोकने के लिए वहां किसके यूज करते हैं हम, एंटी मालवेयर का। और अगर वायरस को आने से रोकना है तो किसे यूज करना चाहिए, एंटी वायरस का। तो ये ऊपर दो टॉपिक हैं वो क्लियर है सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटी वायरस और एंटी मालवेयर। आ जाओ जी, क्लीन डिस्क और स्कैन डिस्क। अच्छा एक बात बताओ, सपोज कि एक 5 बंदे पढ़ रहे हैं, 5 या फिर 3 बंदे पढ़ रहे हैं, उन 3 बंदों में से एक बंदा है जो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, बिल्कुल फालतू बैठा है, तो क्या वो बाकी के 2 को पढ़ने देगा? मारने मारने पर नहीं पढ़ने देगा, ये वाली बात है ना। मतलब उन बेचारे 2 का मन भी लग रहा हो ना तो उनको भी ऐसा फील करा देगा कि मन वाकई में नहीं लग रहा, यही वाली बात है ना। तो वहां अब उस बंदे को क्या आपको पहचानना चाहिए कि वो बंदा कौन है, इनमें से पहचानना चाहिए, और क्या फिर उस बंदे को अपनी कैटेगरी में से अलग करना चाहिए। और अगर वो बंदा आपकी कैटेगरी में रहा तो क्या आपकी परफॉर्मेंस गिराएगा, और क्या उस बंदे को निकाल के अलग कैटेगरी में कर दिया तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो वो बंदे को पहचानना मतलब स्कैन डिस्क, और उस बंदे को निकाल देना मतलब क्लीन डिस्क। क्या रहता है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिनका यूज कभी होना ही नहीं है,
तब भी जगह घेरे बैठी होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम जंक फाइल, अनयूजेबल फाइल, जिनका कोई यूज नहीं होता, और वो फाइलें किसी दूसरी फाइल को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उन फाइलों को पहचानने का काम स्कैन डिस्क, और उन फाइलों को खत्म करने का काम क्या होता है, क्लीन डिस्क कहलाता है। आ जाएगा अगला लिखा हुआ यहाँ डिस्क डीफ्रैगमेंटर। देखो डिस्क डीफ्रैगमेंटर आपके घर में आपकी माताजी हैं, ठीक है, कैसी हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, या फिर भैया जो आप भी हो सकती हैं, जो जिनकी शादी वादी हो जाती है ना, वो भी एज अ डिस्क डीफ्रैगमेंटर की तरह काम करने लगते हैं। उनकी भी मजबूरी होती है बेचारों की, वो तो करना ही पड़ता है। देखो आ जाओ, ससुराल चीज अलग होती है, और होता है ना, फील हो गया। देखो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। डिस्क डी, आपको ये हम वो दे रहे हैं हिंट, ठीक है। देखो आ जाओ, क्योंकि हम दोनों एक कैटेगरी के है ना, तो आपको हिंट दे रहे हैं हम, ठीक है। देखो आ जाओ, देखो डिस्क डीफ्रैगमेंटर जरा समझना, कोई लकड़ी, हम वो बात छोड़ो, उस बात पर डिस्कस अपन नहीं कर रहे हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटर देखो आपको, डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो है वो हमारी जो माता या आपकी माताजी जो है घर में, वो ये काम करती हैं। जैसे अपन छोटे थे, मेरे को इस कैटेगरी में मत लो, आप अपने आप को लो इस कैटेगरी में, क्योंकि हमने ये काम किया ही नहीं, क्योंकि हम कभी बस से बैठ के स्कूल गए ही नहीं है। यहाँ पर हमने छोटे में पढ़ाई की ही नहीं है, हमने तो वही खेले हैं, कंचे खेले या गुल्ली डंडे जो है वो खेले हैं। यहाँ पर भैया, यहाँ पर वो टायर चलाया है, टायर चलाया किसी ने, डंडे से, हाँ जी, वो साइकिल वाला या वो चलाया हमने, बस और कुछ नहीं किया छोटे में ना। देखो आ जाओ, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, जिन्हें वो पढ़ते तो नहीं है, उनको माता जी वो पीट पीट के पढ़ा देते कि लो भाई कि स्कूल जाओ, ये है, होता ना वो वाला काम। तो भैया एक पढ़ने वाला बंदा आया, और वो स्कूल से आया बस से, और उसने एक बुक उठाई यहाँ छोड़ दी, दूसरी बुक उठाई यहाँ छोड़ दी, तीसरी बुक यहाँ डली है, अगली, जैसे घर में बच्चे होते तो यही करते हैं, एक चीज यहाँ डली है तो दूसरी चीज यहाँ डली है, तीसरी चीज यहाँ डली है। अब भैया सुबह जाना है उसे स्कूल, ठीक, सुबह उसको स्कूल जाना है, तो क्या इधर उधर बिखरी पड़ी हुई चीज को अरेंज करने में टाइम लगेगा? और अगर टाइम लगेगा तो मुझे लगता है शायद उस बस को भी थोड़ा देर तक रुकना पड़े, और शायद बस थोड़ी देर तक रुके तो शायद वो स्कूल भी लेट पहुंचे, और शायद स्कूल भी लेट पहुंचे तो शायद वहां ठुक भी जाए। ये वाली बात, मतलब उसका काम लेट स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या है कि उस बंदे की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, उसका जितने घंटे पड़ेगा उतने घंटे दिमाग खराब होगा कि आज ठुक गया, यही वाली बात है ना। तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। वैसे ही कंपेयर करो, जैसे ही कंपेयर करो कि जो, अच्छा, और इस काम को एक जगह बैग को इकट्ठा करके रख के कौन करता है? माताजी करती हैं, नहीं करती? इधर उधर बिखरा पड़ा हो सामान है, उसे उठाती हैं, बैग पैक करती हैं, और जैसे ही उन्होंने बैग पैक कर दिया, और जैसे ही बस आई तुरंत तुम उठाओगे, दौड़ोगे, बस पर जल्दी पहुंचोगे, बस जल्दी पहुंच के स्कूल जाएगी, ठुकने से बच जाओगे, 4 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, क्या होगी? परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब आ जाओ, वैसे ही इसी प्रकार जो हमारी हाई डिस्क होती है, हाई डिस्क में आप डेटा को स्टोर करते हो तो वो इधर उधर बिखरा जाता है, मतलब कोई यहाँ स्टोर है, कोई यहाँ स्टोर है, कोई यहाँ स्टोर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। अब मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है, मतलब प्राप्त करना है, तो क्या इधर उधर से कलेक्ट करने में टाइम लगेगा? और अगर टाइम लगेगा तो प्रोसेसर के पास लेट पहुंचेगा, अगर प्रोसेसर के पास लेट पहुंचेगा तो काम भी लेट होगा, काम लेट होगा तो कंप्यूटर की स्पीड गिरेगी जी। और अगर इसके अंदर मैं एक ऐसी व्यवस्था कर दूं कि इधर उधर बिखरे पड़ा हुआ डेटा एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाए, तो क्या होगा? एक साथ मिल जाएगा, एक साथ मिलेगा तो प्रोसेसर के पास जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो काम जल्दी होगा, काम जल्दी हुआ तो कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये जो हाई डिस्क के अंदर बिखरा पड़ा हुआ डेटा को अरेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो जो माताजी और डिस्क डीफ्रैगमेंटर में कोई डिफरेंस है? जी नहीं, इसलिए मैंने पहले बोला था, तो एज अ डिस्क डीफ्रैगमेंटर की तरह घर में जो अरेंज करने वाला काम जो भी करता है वो कोई भी हो सकता है, माताजी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? डिस्क डीफ्रैगमेंट। लेकिन 99 केसेस में तो वही होती है। आगे बढ़ते हैं आगे, और लिखा हुआ है कुछ एंटीवायरस के नाम है दोस्त जो आपको याद करनी पड़ेंगे आपको, या इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नाम लिखे कुछ एंटीवायरस के, ये नाम आपको पढ़ने हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ोगे तो कम से कम इतना तो याद हो ही जाएगा कि ये था और ये नहीं था, इतना तो याद हो ही जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। वायरस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जरा माइलवेयर के बारे में थोड़ा सा और याद रख लीजिए। देखो मालवेयर के आपको ओनली फुल फॉर्म, सॉरी, आपको नाम याद रखने बस, और मैंने डेफिनेशन तो बता दी, थर्ड पार्टी को बेनिफिट। देखो आ जाओ, लिखा है वायरस होता है वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, उसके बाद एडवेयर, रॉक सॉफ्टवेयर और स्कारवेयर, ये कुछ है।
ये क्या है, मालवेयर के नाम है। मालवेयर के नाम इन्हें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन मालवेयर है या फिर इनमें से कौन मालवेयर नहीं है। ये वाली बात यहाँ से आपसे पूछ ली जाती है, आ जाएगा। इसमें से कुछ मालवेयर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला मालवेयर कौन सा है, स्पाईवेयर। तो देखो जी, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना नॉलेज के, ध्यान से समझना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना नॉलेज के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इन प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। कोई दिक्कत? आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपके कंप्यूटर में कोई सी सॉफ्टवेयर के साथ साथ में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना विदाउट आपकी नॉलेज की, वो क्या कहलाता है जी, तो उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है जी यहाँ पर, वो है मेरे दोस्त एडवेयर वाला काम। अच्छा एक बात बताओ, आपके मोबाइल में कोई ऐड, कोई विज्ञापन डिस्प्ले कराए जाते हैं, आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, हाँ बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो विदाउट किसी सोर्स के आ जाते होंगे? मतलब आपके कंप्यूटर में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी मदद से उनको डिस्प्ले करवाया जाता होगा, तो वो आपके कंप्यूटर मोबाइल में उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडवेयर करते हैं। यानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आपके सिस्टम, आपके मोबाइल पर ऐड को शो कराया जाता है, इस प्रकार के सिस्टम्स, सॉरी इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं जी, एडवेयर कहते हैं। यानी लिखा देखो, यह एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर, मिलीशियस मतलब मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर बिना जरूरत के विज्ञापन बैनर को दिखाने का कार्य करता है। आ जाओ जी, अगला लिखा हुआ यहाँ ट्रोजन, वॉर्म और वायरस। जरा समझना, ट्रोजन क्या होता है, वॉर्म क्या होता है और वायरस क्या होता है। ध्यान से समझना इस बात को। इसी को अपन खत्म कर लें, फिर अपन छुट्टी कर देंगे। ठीक है, यही और है थोड़ा सा, बस यही पार्ट और है। एंटी मालवेयर के नाम, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक, इसको अधूरा क्यों छोड़े? देखो सुनो, एक होता है फिशिंग, एक होता है ट्रोजन और एक होता है जी फिशिंग। दो वर्ड है यहाँ पर, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग का मतलब भी होता है बेवकूफ बनाना और ट्रोजन का मतलब भी होता है बेवकूफ बनाना। जैसे तालाब में मछली को पकड़ते ना बेवकूफ बना के, पकड़ते हैं, कैसे बनाते हैं बेवकूफ? हाँ, क्या होता है, देखो मछली को बेवकूफ बनाया जाता है पकड़ने के लिए। आजकल जाल सबके लिए बिछाए जाते हैं, जरूरी नहीं है मछली को ही बिछाया जाए। सिद्धू के लिए भी तो जाल ही बिछाया गया था। ठीक है, तो क्या है, सबके लिए जाल बिछाए जाते हैं और वो इंसान जाल में फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। तो मछली के लिए वहां भेजा जाता है कि उसके लिए खाना है। मछली सोचती है क्या है, खाना है, और वो खाना खाने के चक्कर में उसको खा लेती है, जबकि वहां कुछ उसकी मौत है। ये ना बात, तो ये ही क्या है, सुनो, इसको मैं फिशिंग नहीं कह सकता, इसी में क्या बोलूंगा, ट्रोजन। फिशिंग का मतलब भी बेवकूफ बनाना है, ट्रोजन का मतलब भी बेवकूफ बनाना है, लेकिन फिशिंग का मतलब बेवकूफ बनाना है बट हानि नहीं पहुंचाना है, जबकि ट्रोजन का मतलब बेवकूफ के साथ साथ हानि पहुंचाना है। समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रोजन का अगर मैं सटीक एग्जांपल दूं तो ट्रोजन का, सॉरी ये फिशिंग का मैं सटीक एग्जांपल दूं तो ये 4 दोस्त है, 4 फ्रेंड है, चाहे फिर वो लड़का ले लो और चाहे वो लड़की ले लो। ठीक है, 4 फ्रेंड है या 3 फ्रेंड है, जैसे कि ये तीनों फ्रेंड है। ठीक, हाँ यहाँ पर 4 फ्रेंड है, कोई ये चाहे लड़का ले लो चाहे लड़की ले लो, कोई भी ले लो। मजाक तो चलती है भैया, चाहे कोई सा भी फ्रेंड सर्किल हो, चलती है। फ्रेंड सर्किल वाली बातें अलग होती है, 4 लोगों के सामने वाली बातें अलग होती हैं जी। अब सपोज उन 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो था, एक स्टूडेंट, सॉरी एक बॉय जो था, लड़का जो था, उसने किसी लड़की के नाम से आईडी बना ली और उसने अपनी फ्रेंड सर्किल वालों की भेज दी रिक्वेस्ट। ठीक है, और उस लड़के को, जिस लड़के को उसने रिक्वेस्ट भेजी है, उस लड़के के बारे में वो तो सब कुछ जानता है, तो वो उससे रिलेटेड मैसेजेस करेगा तो भैया वो उसको कब तक इग्नोर करेगा? नहीं करे, क्योंकि वो उसके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। कर पाएगा जी नहीं, एटलीस्ट मैसेज करना तो स्टार्ट कर ही देगा, कर देगा, और वो 4 लोगों में बैठकर उसके मजे लिए जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग। मतलब 3 लोग मिलकर एक लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या वहां पर हानि पहुंचाना कोई उद्देश्य है? नहीं है, समझ गए, बस वहां थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, नहीं मजे लिए जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिशिंग। लड़के अपन पर ही मतलब, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, होता ना, लड़कियों का ग्रुप है, लड़की के नाम से आईडी बनाई और वापस लड़की को रिक्वेस्ट भेज दी, और लड़कियां और एक दूसरे के मजे ले रही हैं कि भैया ये, हाँ, जबकि वहां होता ना, कई बार ऐसा होता भी है,
घर में ही लड़के ने अपने पिताजी को रिक्वेस्ट भेज दी, नहीं होता? कई बार मूवी में तो देखा होगा ना, देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ? यहाँ पर खुद की बीवी ने किसी दूसरी लड़की बनकर रिक्वेस्ट भेज दी, नहीं होता? होता ना, किसी खुद की बीवी ने लड़की रिक्वेस्ट भेज दी ऐसे करके। ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसकी इंगेजमेंट हुई थी, मेरे फ्रेंड की इंगेजमेंट हुई थी। तो वो जो हमारी भाभी जी जो थी, भाभी जी ही बोलेंगे फ्रेंड की वाइफ को, तो जो हमारी भाभी जी थी उन्होंने क्या करा, एक दूसरी लड़की बन के रिक्वेस्ट भेजी कि देखें तो हमारे हस्बैंड जी कैसे हैं, चेक करने को भेजी। तो भैया चैटिंग चलने लगी और बाद में लड़ाई हुई, और क्या बात है। तो ये वाली बात है, फिशिंग वाली बात है, ठीक है। आ जाओ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिशिंग कहते हैं। तो फिशिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको बेवकूफ़ बनाना है, आपको हानि पहुंचाना नहीं है। वो बाद में बंदा आपको बता भी देगा कि ऐसा चल रहा था, बता देगा, तो ये वाली बात है। और ट्रोजन का मतलब क्या है, शुद्ध हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उसी को वर्म कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वायरस कहते हैं। आ जाओ भैया, हमारे टाइप्स ऑफ एंटी मालवेयर हैं, ठीक, यानी एंटी मालवेयर मतलब एग्जांपल्स हैं टोटल। जैसे एंटीवायरस के एग्जांपल देखिए ऐसे है, टोटल एबी जो है, हिट डिफेंडर जो है, मालवेयर वाइट जो है, और अगला है हिटमैन प्रो। एक बात और याद रखनी है जी, जो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, लिख भी लेना। आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारी विंडोज 10 है ना, विंडोज 10 या फिर जो हमारी विंडो 11 है, विंडो 10 और विंडो 11, इस विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर आपका इनबिल्ड एंटीवायरस है। आपको एंटीवायरस अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे होता है ना, अपन कंप्यूटर लैपटॉप लेके आते हैं तो सामने वाला वो दुकान वाला बोलता है एंटीवायरस डलवा लो भैया, नहीं तो वायरस आ जाएंगे, बोलता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 और 11 है तो आपको एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है, वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विंडोज डिफेंडर। ये नाम याद रखना, सीपीसीटी का क्वेश्चन है, विंडो डिफेंडर। डिफेंडर नाम का एक एंटीवायरस है जो विंडो 10 और विंडो 11 में इनबिल्ड है, अलग से इंस्टॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और ये ऑप्शनल है। चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो, चाहो तो इसको ऑफ रख सकते हो। तो ये बात है सर। आ जाओ, कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। ऑफिस किसकी जमा नहीं है इनमें, सबकी जमा है, ऐसा कोई है तो नहीं, ठीक है। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, करवाना कब, मतलब नहीं, कहाँ है कंप्लीट? हाँ, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहाँ है, आपको पूरा करवाना है। अगले 2 दिन में मेरा एमएस ऑफिस की फाइल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा किसमें, सुबह में मैंने इतना पढ़ा दिया है, सिर्फ इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ा दिया यहाँ तक, बस यही पढ़ाइए, बस यहीं से स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सुबह 2-3 वर्ड है बस, वो तो आपको खुद याद करने हैं घर से। वैसे चाहो तो इन चीज़ों को छोड़ो बात को, चलो आपको कल ही पढ़ा दूंगा।